नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ़िलहाल अपनी कक्षा 8 की जो NCERT की बुक है उस NCERT की बुक जो सामाजिक की SST की उस SST की बुक को लेकर के विचार कर रहे हैं। और इस बुक को लेकर के जो विचार हमारा चल रहा था, तो सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, जिसका नाम हमारे चैनल का जो नाम है वो आपको पता ही है। हमारे चैनल का नाम है वी एडू कैरियर। और ये वी एडू कैरियर जो चैनल का नाम हमने रखा है वो इसीलिए रखा है क्योंकि हम इस पर शिक्षा जगत से जुड़े हुए बिंदुओं पर बात करते रहते हैं। फ़िलहाल जो हम SST को लेकर के बात कर रहे हैं उस SST में हम जो टॉपिक चला रहे हैं वो है कब, क्यों और कैसे। ये जो पहला चैप्टर है कक्षा 8 से जुड़ा हुआ क्लास 8 का जो टॉपिक है उस क्लास 8 के टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने देखा, आपने देखा हमारे साथ, आपने पढ़ा कि ये जो तारीखें हैं, ये जिन तारीखों पर हम विचार करते रहते हैं वो तारीखें किस तरह से हमारे इतिहास को डिसाइड करती हैं, हमारे अतीत को बताती हैं कि हमारा अतीत कब, कैसे, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हम तक पहुँचा, हम पहले क्या थे, हम आज क्या हो गए, वो सारी चीज़ें। तो जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो ऐतिहासिक घटनाएं केवल वो सभ्यताओं को लेकर के हों तो ही उनके बारे में लिखा जाता हो, बल्कि किसी तरह के युद्ध भी हो सकते हैं, क्रांति भी हो सकती है, कोई परिवर्तन लेकर के, कोई विषय को लेकर के कोई परिवर्तन किया हुआ हो उसके बारे में भी वो जानकारियाँ, तिथियाँ हो सकती हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाज़ार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब इस कब, क्यों, कैसे यानी हमारे अतीत को लेकर के जो बातें हो रही थी उन अतीत में ये नई चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। अब इस बात पर आगे बढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि आखिरकार कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण मानी गई। तो उसके बारे में लिखा गया है कि कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, क्योंकि इतिहास में कई घटनाएं घटती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर एक तारीख को इम्पोर्टेंट मानते हुए, हर एक तारीख को ज़रूरी मानते हुए हम उसको इतिहास में दर्ज कर दें। तो आखिरकार कौन सी तारीखों को महत्वपूर्ण माना गया, उनको महत्वपूर्ण मानने के पीछे पैमाना क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका टारगेट क्या है कि हम उस तारीख को इम्पोर्टेंट मान लेते हैं। ऐसी कौन सी घटनाएँ होती हैं जिनको हम इम्पोर्टेंट मान लेते हैं। तो उस आधार पर इसमें लिखा गया है कि हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। कि जैसे अगर हम आज़ादी की ही बात करें तो 15 अगस्त 1947 को जो हमें आज़ादी मिली, उस दिन को हमने महत्वपूर्ण क्यों मान लिया? क्योंकि हमें उस दिन आज़ादी प्राप्त हुई या भारत का विभाजन हुआ 14 अगस्त को। तो इस तरह से वो 14 और 15 दोनों अगस्त जो हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। यानी जैसे अगर हम इतिहास की बजाय अगर ज्योग्राफी की बात करने लग जाएं, अगर हम पॉलिटिकल की बात करने लग जाएं तो वो तिथियां भी बदल जाती हैं। इतिहास के बारे में बात करेंगे तो युद्धों वगैरह के बारे में बात होगी, पॉलिटिकल के बारे में बात करेंगे तो पॉलिटी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात होगी, ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे तो ज्योग्राफी से रिलेटेड बिंदु या तिथियां जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक उदाहरण पर विचार कीजिए। इसमें बताया हुआ है क्या कि एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। यानी भारत में जो अंग्रेजी इतिहास या अंग्रेजी शासन शुरू हुआ वो हुआ गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के समय से और चला कब तक? लॉर्ड माउंटबेटन के समय तक। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके बीच में भी कई गवर्नर ऐसे आए जिनकी तिथियां हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी आदि के बारे में पढ़ते आए हैं। कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, ये सारे नाम वे हैं जो उस समय के गवर्नर हमारे यहाँ पर रहे के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। यानी ऐसा नहीं था कि कोई एक गवर्नर जनरल हमारे यहाँ पर रहा और हम केवल उसके बारे में पढ़कर छोड़ दें, बल्कि
एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से ये क्रम चलता ही रहा लगातार। तो आखिरकार हम कितने गवर्नरों की तारीखों को महत्वपूर्ण मान लें, उसमें किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि ये तारीख हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। यानी जो टाइम पीरियड अंग्रेजी शासन को लेकर के हमारे यहाँ पर रहा, उस टाइम पीरियड में ऐसा लगता है जैसे इन गवर्नर जनरलों के बेस पर ही या इन गवर्नर जनरलों के आधार पर ही हमारा सारा इतिहास तय हो गया हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं, यानी इनके बारे में जो कुछ लिखा गया उस पर हम किस तरह से विचार कर सकते हैं। तो इस बारे में क्या कहा गया आगे कि जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। यानी जितना टाइम पीरियड, जैसे 1757 से लगा करके 1947 तक का जो टाइम पीरियड था, उसको भी हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया, 3 टुकड़ों में बांट दिया, अलग अलग गवर्नर की टाइम पीरियड के आधार पर उसको डिवाइड कर दिया ताकि उसमें सामंजस्य बना रहे। सामंजस्य मतलब एक दूसरे से कड़ी जुड़ती रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके। अगर हम 1757 से 1947 तक लगातार 2 तिथियों को आधार मान करके केवल लिखते चले जाएं तो शायद उसमें उतनी रुचि उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन अलग अलग गवर्नरों के द्वारा किए गए काम को अलग अलग तिथियों के आधार पर जब हम बांटते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी रुचि उसमें स्वतः ही बनती जाती है। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। यानी जब आप एक बिंदु से हट करके नए बिंदु पर चले जाते हैं तो वो नई तिथियां आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ इस चित्र में वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में दिया हुआ है कि 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बने और इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है। अब बात आती है कि हम ये अवधियाँ तय कैसे करते हैं कि कौन सी अवधि किस टाइम पीरियड तक रही या कौन से खंड को क्या नाम दिया गया, किस टाइम पीरियड को क्या नाम दिया गया। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो अंग्रेजी शासन जो भारत पर रहा उस टाइम पीरियड को उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का नाम दिया। ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? यानी आप भारतीय इतिहास के बारे में जब विचार करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो आप इस तरह के 3 कालखंडों के आधार पर क्या आप इसको बांट करके पढ़ पाते हैं या आपको किसी तरह की समस्या नज़र आती है? तो इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है कि आप इसको टुकड़ों में बांट कर क्यों पढ़ते हैं। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। यानी जब आप कालखंडों के आधार पर, टुकड़ों के आधार पर उस समय को, उस टाइम पीरियड को बांट करके पढ़ते हैं तो आपके लिए ये समझना आसान हो जाता है कि एक से दूसरे कालखंड में जब आप जा रहे हैं तो उसमें परिवर्तन क्या हुआ, नया क्या आपको देखने को नज़र आ रहा है, मिल रहा है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज
सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। जितने भी एशियाई समाज हैं वो यूरोप से काफ़ी पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता रहता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। यानी जिस वक्त अंग्रेज़ हमारे यहाँ पर आए उससे पहले तक भारत में केवल जाति के नाम पर शासन चलता रहा, तानाशाही चलती रही और लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया गया। ये चीज़ जेम्स मिल को लगती थी। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। यानी जेम्स मिल का सीधा सीधा कहना यह था कि अंग्रेज़ों के यहाँ आने से पहले भारतीय पूरी तरह से पिछड़े हुए थे। वो दुनिया में अपना कोई वर्चस्व कायम नहीं कर पाएंगे अगर अंग्रेज़ यहाँ पर ना रहेंगे तो। जबकि ये चीज़ गलत है, क्योंकि अंग्रेज़ों के आने से पहले भी भारत का काफ़ी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जिसको अलग अलग पुस्तकों में दर्शाया भी गया है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भी भारत का एक वर्चस्व था, भारत का एक इतिहास था, गौरवपूर्ण इतिहास था। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है कि इस टाइम पीरियड तक केवल हिंदुओं का शासन था या इस टाइम पीरियड तक केवल मुस्लिमों का शासन था? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। यानी अंग्रेज़ों के आने से पहले भी हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोगों ने शासन किया है। तो आप इस बात के आधार पर यह तय नहीं कर सकते कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारतीयों का अपना कोई वर्चस्व नहीं था। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। यानी अंग्रेज़ों के द्वारा जो इतिहास सुझाया गया, जेम्स मिल के द्वारा जो इतिहास सुझाया गया, उसके अलावा अगर हम भारतीय इतिहासकारों पर गौर करेंगे तो उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। यानी आपने जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के बारे में इतिहास को बांटा, वो भी पश्चिम की ही एक देन है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। यानी जो मध्यकालीन इतिहास है वो एक ऐसा ऐतिहासिक काल है जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी जो आधुनिक काल में हमको देखने को मिलती हैं। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेज़ों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। तो फिर किस आधार पर हम ये मान लें कि अंग्रेज़ी जो इतिहासकार थे या अंग्रेज़ी इतिहासकार ने जो कुछ बताया वो सब कुछ भारतीयों के हित में था? हो सकता है वो केवल अंग्रेज़ों का वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहे हों, और हो सकता है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे यहाँ पर बहुत कुछ संपन्नता थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने केवल अपनी अपनी वाहवाही लूटने के लिए इस चीज़ से इनकार किया कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भी भारतीयों में बहुत कुछ संपन्नता थी। तो इस बारे में आगे जो दिया गया है उसमें बताया गया कि औपनिवेशिक क्या होता है। जैसे भारत अंग्रेज़ों का एक औपनिवेशिक राष्ट्र था, और भारत के साथ भी कुछ अन्य राष्ट्र ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के लिए औपनिवेशिक राष्ट्र थे। तो आखिरकार ये औपनिवेशिक होता क्या है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता,
और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रतिक्रिया को या इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। यानी जब अपने देश का या किसी भी देश का खुद का कोई वर्चस्व कायम ना रहे और उस पर किसी दूसरे देश का नियंत्रण हो जाए, उस पर दबदबा बन जाए, तो इसको औपनिवेशीकरण कहा जाता है। और साथ ही साथ जिस देश पर ये कायम हुआ, जिस देश पर दबदबा कायम हुआ, वो देश उपनिवेश कहलाएगा और ये चीज़ औपनिवेशिक कहलाएगी। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब किसी राष्ट्र पर किसी दूसरे राष्ट्र का दबदबा बन जाए, अधिकार हो जाए, तो वो उसका उपनिवेश कहलाएगा। लेकिन उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि वहाँ राजस्व वसूल किया जा रहा हो, आयात निर्यात पर भी नियंत्रण हो गया हो, चीज़ें यहाँ से सस्ती खरीद करके यहीं महंगी बेची जा रही है, यहाँ से कच्चा माल निर्यात किया जा रहा हो, जैसे कि भारत में उस वक्त हो रहा था। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते आए हैं। यानी भारतीय इतिहास के बारे में जो कुछ इतिहासकारों ने लिखा वो लगभग 250 साल के बारे में लिखा गया है। और 250 साल के बारे में लिखा गया ये जो इतिहास है, इसको लिखने के लिए आखिरकार इतिहासकारों ने कौन से स्रोतों का प्रयोग किया है, किन रिसोर्सेज के आधार पर, किन स्रोतों के आधार पर उन्होंने भारतीय इतिहास को तय किया, क्या क्या घटनाएं उन्होंने बताई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए हम रखेंगे अपनी क्लास को इतना ही, क्योंकि अभी संसाधन थोड़े कम है तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी जल्दी ही कोशिश की जाएगी कि आपकी इस क्लास को रेगुलर कर दिया जाए और डेली या हर 2 दिन में 3 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाए। तो फ़िलहाल जो रीट की वैकेंसी आने वाली थी वो अभी आई नहीं है और उसके आने से पहले मैं ये चीज़ करना भी चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे आपके शेयरिंग का और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो आप अपने कमेंट वगैरह दे करके मुझे सुझाव दे सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही और फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया।